आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर और इसराइल पर लगी हुई हैं और वहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर के परेशानी है वो सबके सामने है और उस पर बहस हो रही है। हर आम और ख़ास आदमी परेशान है। वो सोच रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसका नतीजा क्या होगा और आने वाली दुनिया किस तरह से किस रूप में नजर आएगी। मेरे साथ आज डॉक्टर विक्रम सिंघल हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या होगा इसका परिणाम खास तौर से और अभी किस रुख पर जा रहा है एक आम आदमी, एक एक चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो ईरान का नागरिक हो, चाहे वो इसराइल का नागरिक हो, एक आम नागरिक उसको कैसे देखे और कैसे समझे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि ये जो जंग की शक्ल अख्तियार करती जा रही है, अभी तो उसको डिक्लेयर उस तरह से नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वो जंग ही है एक तरह की। तो इसका जो अंत परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से ईरान के ऊपर जो शिकंजा 1979 के बाद से जब से वो आज़ाद हुआ, रज़ा शाह पहलवी के चंगुल से, उसके बाद से लगातार उस पर पाबंदियां हैं और हर तरह की पाबंदियों के दरमियान वो अपने जीने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिशों को हमेशा सबोताज करने के लिए अमेरिका बहुत पहले से उसको कोशिश कर रहा है। इसराइल उसको बड़ी लिस्ट में मिल गया है, वो काम कर रहा है उसके लिए। क्या सोचे, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये सवाल कि इसका नतीजा क्या होगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंग का नतीजा कभी भी जंग में तय नहीं होता। ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि जंग शुरू करना आपके हाथ में है, लेकिन खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। ये दुनिया के हर जंग में होता है। तो जंग किस करवट जाएगा और किस तरह होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस जंग के नतीजे जरूर होंगे। नतीजे निकलेंगे। कुछ ना कुछ गहरे नतीजे निकलेंगे। जैसे, या तो जो इस्लामिक रजीम है खमेनी जी की, वो या तो कायम रहेगी या वो टॉपल कर दी जाएगी, जो इनका भी मंसूबा है। इन दोनों में से एक चीज होगा और इन दोनों के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अगर वो कायम रह जाती है तो उसके बहुत लंबे, बहुत दूर तक उसके परिणाम निकलेंगे। और अगर वो टॉपल हो जाती है तो भी उसके बहुत गहरे परिणाम होंगे। जैसे अगर वो रह जाती, तो हम जानते हैं कि अगर वो रह जाएगी तो यूएसए के लिए उसके सिमटते दौर में, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से यूएसए सिमट रहा है। उसकी वो ग्लोबल हेजेमनी, वो ग्लोबल डोमिनेंस आज नहीं रही जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक थी। ऐसे में अगर ये उनका ये पहल नाकाम रही और खमेनी रिजीम बरकरार रह गई, तो हम देखेंगे कि जो यूएसए का इकबाल है दुनिया में, उसमें बहुत भारी गिरावट आई। और उसका नतीजा सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं होगा, वो इकोनॉमिक भी होगा, वो सोशल भी होगा, वो पॉलिटिकल भी होगा। हो सकता है कि डॉलर की वो डोमिनेंस न रहे जो आज है। और अगर डॉलर की वो डोमिनेंस नहीं रही तो एक इकोनॉमी जो लगभग 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की डेफिसिट पे रहती है, सिर्फ अपने डॉलर के दम पे, वो उसे कैसे सस्टेन करेगी? जो उनका ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा, वो उसे कैसे सस्टेन करेगी? ये सवाल उठ जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद पाउंड ग्लोबल करेंसी से पद से गिर गया, तो उसके बाद इंग्लैंड वो नहीं रहा जो वो हुआ करता था। आज वो एम्पायर नहीं है, एक छोटा सा आइलैंड बस है। खुद यूरोप के भीतर वो यूरोपियन यूनियन में भी नहीं रहा। तो इसके नतीजे तो बहुत गहरे हो सकते हैं। अच्छा सर, ये जो 10 दिन की जो जंग जिसको अमेरिका ने शुरू किया, इसराइल ने शुरू किया, और कहते हैं कि सही मानों में तो अमेरिका ने इसको शुरू किया। इसराइल उसका एक तरह से हलीफ वहां पर है, एक तरह से उसका एक सेंटर वहां पर मौजूद है, तो उसके जरिए से वो हुआ। शुरुआत जिस तरह से हुई है तो बहुत ही एक तरह से बहुत एग्रेसिव एक तरफा तौर पर हुआ है और ईरान को उकसाया जाता रहा है एक तरह से। एक लंबे समय से छोटे मोटे उनके साइंटिस्टों को मारते हुए इराक में मारा गया, खुद उनके एक मेहमान को, इस्माइल हानिया को, उनके मुल्क में मार दिया। और लगातार इस तरह की घटनाएं होते होते और अचानक जब उससे भी वो उकसाने के बाद ईरान उस अंदाज में नहीं सामने आया, वो तहम्मुल और बर्दाश्त करता रहा, तो उसके फिर बर्दाश्त का एक चेक लिया गया और एक बारगी कई जगहों पर हमले किए और उसके बाद ये लाजिम था
ईरान के लिए कि उसे हमला का जवाब देना था, यूँ किया। तो ये जो जो अमेरिका का ये या इसराइल, मैं बार-बार अमेरिका, इसराइल दोनों कहूँगा इसलिए कि दोनों का मिला-जुला मामला है, कोई एक अलग है अलग नहीं, नहीं। है ना? इसराइल अलग नहीं है, ना अमेरिका अलग है। तो ये बताएँ कि ये क्या सोच कर के इन्होंने किया है, ऐसा इस बार आकर के? मतलब क्या सोच के में भी ये बात तो तय है कि जिस वर्ल्ड ऑर्डर को ये कायम रखना चाहते हैं, हुँ, अपनी जिस हेजेमनी को ये बनाए रखना चाहते हैं, 1989 के बाद का ईरान उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और अ, उनके लिए बहुत इनसिक्योर फ्रंट है वो। जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान जो है वो सेंट्रल एशिया का रास्ता भी खोलता है वहां से। हम जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर ये सारे के सारे एक हिसाब से पर्शियन इन्फ्लुएंस की स्फीयर है। यहाँ के लोग पर्शियन बोलते हैं। यहाँ के लोग, इनकी जो रिलीजियस एंड कल्चरल सिस्टम है वो बहुत हद तक पर्सिया से इन्फ्लुएंस्ड है। और सेंट्रल एशिया चाइना का बैकयार्ड है, तो रशिया का भी बैकयार्ड रहा है। रशिया उसे अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। सीआईएस कंट्रीज का, उसका जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, सीआईएस के नेशंस के थ्रू रशिया उसको अपना प्लेग्राउंड मानता है। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के थ्रू चाइना उसे अपना प्लेग्राउंड मानता है। और ईरान का जो लॉन्ग टर्म कल्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, सॉफ्ट पावर है, वो तो है ही। तो ऐसे में अगर उसकी प्राइमरी टारगेट्स रशिया है, चाइना है, तो उनके प्लेग्राउंड में जाने का रास्ता तो ईरान होकर ही जाता है। और अगर ईरान उसी कैंप में रहता है तो इनके लिए पूरा एशिया ही इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ क्या आपको ऐसा लगता है कि सीरिया में चूँकि अमेरिका को कामयाबी मिली, पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि सीरिया के जो इस वक़्त के जो इंटरिम सरकार के प्रेसिडेंट हैं, उनको लेकर के वो मिडल ईस्ट गए और वहाँ पर बहुत एक तरह से खुद नुमाई वहाँ पर उनका किया गया, उनका इस्तकबाल वहाँ पर हुआ, दुनिया के सामने पेश किया उस तरह से ट्रंप ने। तो क्या ऐसा है कि सीरिया में कामयाब होने के बाद उन्हें लगा, और चूँकि रूस वहाँ पर यूक्रेन में फँसा हुआ है, उस तरफ उसका पूरा डायरेक्ट वो उससे जंग लड़ रहा है, तो इस मौके को गनीमत समझ करके, बेहतर समझ करके बिल्कुल ऐसा किया कि अब बिल्कुल ये कमज़ोर है और दूसरे आ नहीं सकते, और अब इस वक़्त ये हमको जी बिल्कुल बिल्कुल यही उनके लिए बिल्कुल सही वक्त है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने बिल्कुल सही वक्त को देखते हुए मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। अब देखने की बात यह होगी कि इस कमजोर वक्त में ईरान अपने आप को किस तरह हैंडल करता है। वो अपने आप को किस तरह एक मुल्क के रूप में, एक कौम के रूप में समेटता है। उनकी सोसाइटी के भीतर के इंटरनल डिसेंशंस, जो अंदरूनी कलह होते हैं, उनको वो किस तरह से ओवरकम करता है, उससे ऊपर उठकर एक बड़े चैलेंज को फेस करता है। अगर ईरान और उसकी इस समय ये जो खमेनी रजीम है वो ये काम कर ले जाएगी, इसीलिए मैंने कहा कि जंग शुरू तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके मर्जी से खत्म होगी ऐसा होता नहीं है। कहते हैं कि वो जो ईरान और सऊदी अरब मान लें, उस खित्ते में 2 बड़े लीडर, एक तरह से सुन्नियों को वो लीड जी करते हैं और शिया दुनिया को ये लीड करते हैं। और इनके दरमियान जब मैं कभी बात करता हूँ कुछ एक्सपर्ट से, उस तरह के जो जानकारों से, तो वो ये कहते हैं कि दोनों के दरमियान जो झगड़ा है वो रिलीजियो पॉलिटिकल है, जी यानी बिल्कुल है। रिलीजन भी शामिल है, पॉलिटिक्स भी है। जी सबकी अपनी अपनी दावेदारी है कि मैं इस एरिया को लीड करूंगा। सऊदी अरब का अपना मानना है, इनका अपना मानना है, ये है। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि अगर यहाँ पर ईरान मजबूत हुआ और अमेरिका या उनकी ताकतें इस वक्त पीछे हटती हैं, तो उस पूरे एरिया को लीड करने के लिए यही होगा, ईरानी होगा? देखिए, ये जो सवाल है ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। सीआईए के चीफ सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी मशहूर किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में इस सवाल को बहुत तफसील से उठाया था, और उन्होंने 6 इस्लामिक राज्यों की बात की थी जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते हैं। हम्म, पहला नाम सऊदी अरेबिया का था, लेकिन उन्होंने कहा कि 150 करोड़ के इस्लामिक पॉपुलेशन में उसकी आबादी महज 3 करोड़ है।
तो वो एक आबादी के लिहाज से एक बहुत छोटा रियासत हो जाता है कि वो पूरी इस्लामिक दुनिया की क़यादत कर सके। दूसरा नाम उन्होंने ईरान का लिया कि ईरान के पास कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, 8-9 करोड़ की आबादी भी है, 16 लाख किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया भी है और एक लंबी हिस्ट्री भी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि शिया वर्ल्ड जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का महज 15% है, 85% तो सुन्नी है। तो इस वजह से ईरान भी इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। तीसरा दावा तुर्की का बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुर्की बहुत ज्यादा यूरोपियनाइज्ड है। हालांकि अर्दोगान के रजीम में तुर्की इसे बदल रहा है और ये किताब अर्दोगान से पहले की किताब है, ये 1990 की किताब है। चौथा दावा मिस्र का था, लेकिन मिस्र के लिए यह है, और पांचवा दावा पाकिस्तान का था कि इन दोनों के पास अभी वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड को कुछ फंड कर सके कहीं, इसीलिए इनका दावा खारिज हुआ। और छठा दावा इंडोनेशिया का पास है, जिसके पास सबसे ज्यादा लगभग 30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उसका इस्लाम का जो वेरिएंट है वो बाकी दुनिया के इस्लामिक सिस्टम से बहुत अलग है, और बाकी दुनिया का इस मुसलमान इंडोनेशिया की ओर कभी देखता नहीं है कि उसे इस्लामिक गाइडेंस वहां से मिले। तो इस वजह से ये जो क्राइसिस आप कह रहे हैं कि इस्लाम को आज तक, इस्लामिक वर्ल्ड को आज तक कोई बड़ा लीडर नहीं मिल पाया, ये CIA पिछले 40 सालों से इस चीज को और देख रहा है और सोच रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए। लेकिन यहाँ मेरा एक पर्सनल व्यू है जो मैं साझा करना चाहूंगा। लगभग 165 करोड़ मुसलमानों में, दुनिया में 65 करोड़ मुसलमान एक खित्ते में हैं जिसे हम इंडियन इस्लाम कहते हैं। हालांकि वो 3 मुल्कों में आज टूटा हुआ है, 24 करोड़, 16 करोड़ और 25 करोड़ को माने तो जो 65 करोड़ हैं, ये 3 मुल्कों में इन्हें बांट दिया गया है। और सन 1258 में जब हलाकू खान ने बगदाद को जलाया और उसके बाद अरब डोमिनेंस खत्म हुआ, उसके बाद से इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप हिंदुस्तान के पास थी, जो अगले लगभग 300-400 सालों तक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप हिंदुस्तान के पास थी। और हिंदुस्तान का जो इस्लाम है, जो ना तो वहाबी है, जो ना किसी भी तरह का रेडिकलाइज्ड इस्लाम है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ इस्लाम है, लोकलाइज्ड, मिट्टी से जुड़ा हुआ, गांव खेत लोकल वेरिएंट के साथ, इसने जब इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप अपने पास रखी थी, तब तक दुनिया में कहीं ये वर्ड हम नहीं सुनते थे, दैट द इस्लामिक प्रॉब्लम, जो आज हम यूरोप में सुन रहे हैं और हर जगह सुन रहे हैं। तो लिहाजा द नेचुरल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड मेरे ख्याल से, और जहां स्टेबिलिटी आ सकती है, वो इंडियन इस्लाम है। इंडियन इस्लाम है, वो इंडियन इस्लाम है। और ये हिंदुस्तान को और हमारे 2 जुड़वा भाई, जो उनसे मैं कहता हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो हमारे जुड़वा भाई हैं, हालांकि बैर भी भाइयों में बहुत तेज होता है, लेकिन पैदाइश तो हमारी एक ही जगह है, उसे तो हम नकार नहीं सकते, खून तो वही है, तो खून को तो नकार नहीं सकते। तो ये इन तीनों को समझना होगा कि पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए इंडियन इस्लाम की जो स्पेशलिटी है, उसका मेन स्ट्रीमिंग बहुत जरूरी है, और इंडियन मुस्लिम्स के भीतर ये कॉन्फिडेंस का वापस आना जरूरी है कि इस्लामिक वर्ल्ड की क़यादत दरअसल उन्हीं के कंधों पर है। जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडियन मुस्लिम्स के कंधों पर आपने डाल दी है, और हिंदुस्तान इस वक्त सियासी तौर पर बहुत बदल चुका है। अपने रूपरेखा में, अपने स्टाइल, जो उनका काम करने का तरीका है, उसमें चेंजिंग आ गई है। एक ख़ास नज़रिए की सरकार यहाँ पर है, जो इस हिंदुस्तान को एक रंगी बनाना चाहती है। और वहीं उन्हीं मुसलमानों की तरफ आप देख रहे हैं कि मुसलमान यहाँ का जब उठेगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की लीडरशिप करेगा। ये बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब एक तरह का मामला होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये बताइए कि इस पूरे मामले में, चूँकि हमारे जो ईरान से ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने हैं। अब इस वक्त ईरान एक दोस्त मुल्क होने के नाते एक मुश्किल में है। अब हिंदुस्तान की मुश्किल ये है कि वो इसराइल से और अमेरिका से एक बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है। कैसे इसको डील करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा
पेचीदा सवाल है। इसमें डिप्लोमेसी, हिस्टोरिकल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, बहुत सारे पहलू हैं इसके, और इसका कोई सीधा सीधा जवाब सीधा नहीं बन सकता। हम ये जानते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स ईरान के साथ हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हुकूमत आज हमारे यहाँ है, जी वो ये जानती है कि अगर इस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की ओर देखा गया और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ बेहतर रिलेशंस कल्टीवेट किए गए, और जिसकी हम बात कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स को भी मेन स्ट्रीम किया गया, तो शायद उनकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस और उनकी जो ऑडियंस है, या उनकी जो टारगेट ऑडियंस जिसे हम कहते हैं, सपोर्ट बेस है, उसे वो पसंद नहीं आए। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे डिप्लोमेसी पर हावी पड़ रहा है। अच्छा, ये भारत की जो इस वक्त मीडिया है, जिसे हम बाज़ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कहते हैं, इसकी जो भाषा है, इसकी जो स्टाइल है, रिपोर्टिंग इस वक्त हो रही है उस पूरे रीजन में जो कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कि ईरान कोई हमारा ही दुश्मन मुल्क है जिसे अमेरिका और इसराइल मार रहे हैं और हम खुशी मना रहे हैं। मीडिया को बहुत जुबान बड़ी बंदी की जाए। क्राइसिस है। मीडिया की नजर से अगर हम देखते हैं तो आज से लगभग 10 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया हाउस के पास अब परमानेंट फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स नहीं रहे। हमारी पूरी की पूरी मीडिया डिपेंडेंट है अमेरिकन न्यूज एजेंसीज पर इंटरनेशनल न्यूज के लिए। हमारे पास अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स, कोई इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी है ही नहीं। हमने देखा कि अभी हमारे सांसदों का दल 50 से ज्यादा मुल्कों में गया, उनके साथ गए हुए एएनआई उनके साथ गया, उसके अलावा उसे कवर करने के लिए वहां कोई हमारा परमानेंट करेस्पॉन्डेंट किसी मीडिया हाउस का था ही नहीं। इतना बड़ा मौका कि आपके देश से 50 देशों में डेलीगेशंस जा रहे हैं, शायद ये पिछले 20 साल में सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव था भारत का जी। और उसे कवर करने के लिए हिंदुस्तान में साथ ले गई उसी गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भी आप कहें, एकमात्र एजेंसी एएनआई जो सत्ता से सबसे करीब है। उसके अलावा कोई परमानेंट करेस्पॉन्डेंट आपको कहीं दिखा? मैं लोकल जो वहां की फॉरेन प्रेस है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं कवर किया, ठीक है, हो सकता है उनके नैरेटिव में वो चीज नहीं है, उनके डिस्कोर्स में वो इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन हमारी मीडिया के लिए तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल में ये सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव था। इतने बड़ा फॉरेन पॉलिसी का एक्टिविटी हमने कब किया था पिछली बार? मेरे ख्याल से पोखरण के टाइम पे शायद किया था एक बार, और उससे पहले 71 में इंदिरा गांधी ने किया था, जब वो पूरी दुनिया के टूर पे निकली थी बांग्लादेश के प्रति लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, युद्ध से पहले। उसके अलावा मुझे ध्यान नहीं है कि इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव हमने कभी लिया हो। और हमारे पास इतने सारे मुल्कों में कहीं भी एक भी परमानेंट करेस्पॉन्डेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी स्टूडियो में आए।